हमारे वायुमंडल में लगातार ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होता जा रहा है और जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। साइंटिस्ट इससे निपटने के लिए तरह तरह की प्रक्रिया ढूंढ रहे हैं कि कैसे इससे निपटा जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वह यही एक टॉपिक है कि ग्लोबल वार्मिंग और उससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे निपटने के लिए जो सोलर जियो इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट और आया है कि चंद्रमा के धूल से जो मून का डस्ट होता है, उस मून डस्ट से ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये मून है, तो मून से उसका जो डस्ट होगा उसे समताप मंडल पे एक लेयर बिछा दिया जाए पूरी तरह से पृथ्वी के चारों तरफ। तो इससे एक परिकल्पना की जा रही है कि इससे जो होगा, जो सन रेडिएशन आएगा, जो सन से रेडिएशन आ रहा है अर्थ पे, वह रिफ्लेक्ट होकर के वो रेडिएशन बाहर निकल जाएगा अंतरिक्ष में और इससे पूरी जो धरती की जो टेम्परेचर है वह कम रहेगी और क्लाइमेट चेंज कम होगा, ग्लेशियर कम पिघलेंगे और इससे पूरी पारिस्थितिकी तंत्र है वह भी बेहतर होगी। तो यह पूरा हमारा डिबेट का टॉपिक है आज का। इसको जरा डिटेल से देखते हैं कि यह सुर्खियों में क्यों है, क्या क्या चर्चा है, इससे क्या जुड़े हुए बिंदु हैं और इसको लेकर के क्या चिंताएं हैं, इस सब पर भी हम डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि एक जर्नल है क्लाइमेट जर्नल, उसमें एक अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, उनका एक ग्रुप है, उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। जर्नल का नाम है पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस, यानी कि फेमस में उसे कहते हैं PLOS। तो ये क्लाइमेट जर्नल में अमेरिका के कुछ शोधकर्ताओं ने एक बात कही है, यानी कि सोलर जियो इंजीनियरिंग को लेकर के कॉन्सेप्ट दिया है। पृथ्वी के जो टेम्परेचर है उसको कैसे कम किया जाए, सन के रेडिएशन को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाए, उसका एक और नया तरीका इन्होंने बताया है। और वह तरीका है कि चंद्रमा से कई टन धूल ला करके अंतरिक्ष में एक बिंदु पर उस सभी धूल को लॉन्च कर दिया जाए। अब जैसे यहाँ आप समझ लीजिए कि यह अर्थ हो गया, ठीक है, बहुत ध्यान से इसे देखना है कि यह अर्थ हो गया, इसका जो एक समताप मंडल का लेयर होगा, यह समताप मंडल का लेयर हो गया, इसके चारों तरफ हमने क्या किया, मून डस्ट डाल दिया। ये जो मैं बना रहा हूं इसे आप मानिए मून डस्ट है, ठीक है, ये जो हो गया पूरा आपका मून डस्ट है। हमने क्या किया, चंद्रमा पे जो मौजूद धूल है, देखिए धूल के कण बहुत सारे, कई बिलियंस टन में मौजूद हैं चंद्रमा पे धूल के कण। तो हमने इस धूल के कण को यहाँ से लिया और यहाँ पृथ्वी के समताप मंडल में जहाँ ओजोन लेयर भी है, तो उसके चारों तरफ हमने इसको क्या किया, इस एरोजोल को इंजेक्ट कर दिया वहां पे मून डस्ट को, ठीक है। अब इससे क्या होगा, यहाँ मानते हैं कि सन है, ठीक है। अब सन का रेडिएशन यहाँ आएगा, सन का रेडिएशन आया, यहाँ रेडिएशन जैसे ही इस मून डस्ट पे पड़ेगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स पे पड़ेगा, तो ये डस्ट क्या करेगा, इस रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा वापस से स्पेस की तरफ। ये वापस से स्पेस की तरफ ये निकल गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यह जो रेडिएशन है इसकी कम मात्रा धरती तक पहुंची, यहाँ पर टेम्परेचर जो है अब धरती का ठंडा रहेगा, कूलनेस बना रहेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, ग्लेशियर नहीं पिघलेगा, पूरी पारिस्थितिकी के लिए अच्छी बात होगी। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। अब इस पे डिटेल से मैं आपको बताता हूँ, इसको, इस डायग्राम को ध्यान में रख करके ये पूरा कॉन्सेप्ट अब देखिए। तो ये जो धूल इंजेक्ट किया जाएगा उसकी चर्चा की जा रही है, वो कौन सी बिंदु होगी, तो वह बिंदु जहां पर पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, ठीक है, उस जगह पे उसे, उस धूल को डाला जाएगा। अब देख लीजिए, यह जो धूल है वहां मौजूद होगी जो पृथ्वी पर छाया डालने में मदद करती है। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा कि मून डस्ट जो है पृथ्वी के चारों ओर हमने कर दिया, तो जब ये मून डस्ट यहां पड़ा तो क्या इसका शैडो पड़ेगा ना, मैं यहां खड़ा हूं तो धूप इधर से आ रहा है तो मेरा शैडो तो इधर बनेगा। तो इसी तरह से इसका शैडो जो है, इस मून डस्ट का शैडो पृथ्वी पे चारों तरफ तो यहां पड़ेगा, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो है, पूरी पृथ्वी पर जब अगर ये मून डस्ट का शैडो पड़ता है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की जो मात्रा है वह रेडिएशन है वह कम जाएगा, सूरज का रेडिएशन, और सूरज का कम रेडिएशन जाएगा तो कार्बन उत्सर्जन की जो दर है उसमें भी कमी आएगी। अब दूसरी बात यहाँ समझ लीजिए, जैसा कि मैंने कहा भी कि ये जो हम मून डस्ट डाल रहे हैं वह समताप मंडल में डाल रहे हैं, तो समताप मंडल में एरोजोल का शीतलन का प्रभाव देखा जाता है। यहाँ जो हम एरोजोल इंजेक्ट करेंगे इससे क्या होगा, पृथ्वी पर कूलनेस बना रहेगा, शीतलन बना रहेगा। तो यह तो पूरा एक चर्चा हो गया। इससे आगे देखते हैं कि यह जो कॉन्सेप्ट आया, मून डस्ट डालने का जो कॉन्सेप्ट आया, ये विचार में कैसे आया, कहाँ से ये उभर के सामने आया। देखिए, एक इसके पीछे ना एक कहानी है और कहानी थोड़ी सी खतरनाक है। कहानी यह है कि वर्ष 1916 में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पे हुआ, माउंट टेम्बोरा में। ये माउंट टेम्बोरा कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में। इसको ध्यान रखना है क्योंकि देखिए ये टॉपिक अगर चर्चा में आया है
और ऐसे टॉपिक पे ना यूपीएससी की नजर रहती है, ठीक है। और यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछने वाली है, क्योंकि ये चीजें जो है मून डस्ट के बारे में, ये तो आपके प्रश्न पत्र के स्टेटमेंट में ही यूपीएससी डाल देगी। तो यूपीएससी यहाँ से चीजें उठा के लाएगी कि माउंट टैबोरा में हुआ था तो वो कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये इंडोनेशिया में पड़ता है, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। अब ज्वालामुखी विस्फोट जब 1816 में हुआ तो ऐसा देखा गया कि 1816 में उस वर्ष में वहां का टेम्परेचर जो है काफी कम हो गया था। अब जब इस पे रिसर्च किया गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि ये ज्वालामुखी विस्फोट जब हुआ था तो इस ज्वालामुखी विस्फोट में वातावरण को के टेम्परेचर को कम करने वाले कुछ कण थे जो उसको ठंडा रखता था। वो कण क्या था? सल्फेट और एरोसोल। सल्फेट और एरोसोल जो था ये समताप मंडल तक पहुंचा। देखिए जैसे कि ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये अर्थ है, ठीक है। मान लीजिए एक जगह पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ये जो है इसके समताप मंडल तक बाहर आकर के पहुंचता है। ये समताप मंडल जैसा कि मैंने वहां बताया था। तो इसके जो धूल हैं, ये जो कण यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट में निकला, सल्फेट और एरोजोल जो, ये सब यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पहुंचने से देखा गया कि जिस एरिया में ये पहुंचा, मान लीजिए ये तो पूरा पृथ्वी का है, किसी खास एरिया में पहुंचा होगा तो उस एरिया का टेम्परेचर देखा गया कि कम है। तब साइंटिस्ट के दिमाग में ये चीज आया कि अगर एक क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वहां से सल्फेट निकलता है और भी एरोजोल निकलते हैं और वो समताप मंडल में पहुंच जाता है, तो उससे वहां क्या होगा कि जो भी सनलाइट यहां तक आ रहा है इसे ये रिफ्लेक्ट कर दे रही है और इसके वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है आफ्टर ऑल वह कम हो रहा है। तो उस वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह जो है प्रकृति के परिवर्तन के वजह से हुआ, क्यों ना हम ऐसा कृत्रिम रूप से परिवर्तन करके कर दे। और कृत्रिम रूप से परिवर्तन करने का यही उपाय फिर उन्होंने ढूंढा, जो कि यहां मैं बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मून डस्ट को यहां ला करके डाल दीजिए आप, ताकि यह काम जो है, जो रेडिएशन आ रहा है उस रेडिएशन को हम मैनेज कर सके। इसको क्या बोलते हैं? SRM। SRM का मतलब हुआ सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, ठीक है। इसको शॉर्ट में SRM बोलते हैं। तो यह प्रक्रिया अपनाने की बात की गई। आप देख सकते हैं किस तरह से ज्वालामुखी यहाँ विस्फोट हुआ है और समताप मंडल तक पहुंच गया है। तो अगर यदि हम करते हैं ये प्रोसेस तो आफ्टर ऑल जो है ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है वह कम हो सकता है। अब जैसा मैंने कहा आपसे SRM की बात की मैंने, सोलर विकिरण प्रबंधन, इसके लिए और भी कुछ तकनीक लाया गया। इसे जो कहते हैं ना, इसे क्लाइमेट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्लाइमेट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। दूसरा इसे जो है सोलर जियो इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो अगर ऐसे शब्द आपके पास आ जाएं परीक्षा में, मान लीजिए प्रश्न पत्र में, जो कि प्रीलिम्स में ऐसे टर्म बदल बदल के देगा, तो घबराना नहीं है, एक ही बातें होती है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होगा तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए जो सोलर विकिरण प्रबंधन है, इसको प्रबंध करने के लिए जो सोलर रेडिएशन है उसके लिए कई तरह के उपाय किए गए। एक उपाय की बात जो है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि मून डस्ट, ठीक है। मून डस्ट की जैसे कि मैंने एक बात बताया, ध्यान रखना ये सभी जो है अभी परिकल्पना है, हुआ नहीं है। तो मून डस्ट की एक बात यहां की गई है, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, विचार किया जा रहा है, उस पर रिसर्च किया जा रहा है। तो जरा उन चीजों को देख लेते हैं कि वो चीजें क्या है। उससे पहले समझ लीजिए कि जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी कामों को करने का उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य क्या है? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके ग्लोबल वार्मिंग को कम कर देना। यही पूरा खेल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अब जो ये सारे तरीके हैं, उन तरीकों पे हम जरा बात कर लेते हैं। आपको मैं डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ये जो सन है यहाँ पे, अब सन का रेडिएशन धरती पे आ रहा है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि यह रेडिएशन जब आता है यहाँ पे सतह पे, तो पृथ्वी क्या करती है? उसको अवशोषित कर लेती है। अब सन रेडिएशन को अगर पृथ्वी अवशोषित करेगी तो क्या होगा? पृथ्वी का सतह, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। समुद्र अवशोषित करेगी, समुद्र के सतह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और फिर आप जानते हैं ग्लेशियर पिघलेगा, क्लाइमेट चेंज, तरह तरह की परेशानी तो हो ही रही है। तो पूरा खेल यहाँ है कि जी यह जो रेडिएशन आ रहा है किसी भी तरह रिफ्लेक्ट होकर वापस से अंतरिक्ष में चला जाए। तो इसके लिए कुछ प्रबंध हमने सोचा है। प्रबंध क्या क्या है जरा देख लेते हैं। देखिए हम क्या करें ना कि अंतरिक्ष में जो हमारा ऑर्बिट है वहां पे जाकर के हम बड़े बड़े ग्लास लगा दें। जैसे कि यहां पे देखिए हमने ग्लास लगा दिया है, ठीक है। ये सब अभी जो है परिकल्पना है, तो यहां हम ग्लास लगा दें। अब ये ग्लास क्या करेगा? मान लीजिए ये जो है सन का रेडिएशन यहाँ पे आया, सन रेडिएशन जैसा ही आएगा ये ग्लास क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर देगी। सन रेडिएशन आ रहा है, ये ग्लास जो रिफ्लेक्ट कर देगी। ये पूरे पृथ्वी के चारों तरफ हमें करना पड़ेगा स्पेस में, तो इससे रिफ्लेक्शन बहुत हो जाएगा, रेडिएशन काफी निकल जाएगा अंतरिक्ष में, तो हमारे लिए थोड़ा सा खतरा कम होगा। दूसरा एक तरीका और क्या कर सकते हैं कि हम वायुयान से, इसको यहां देख लीजिए, ये अर्थ है, ठीक है। हम क्या करें
वायुयान से यहाँ पे, ठीक है, इसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ क्या करे, एरोजोल इंजेक्ट कर दे। और एरोजोल क्या कर ले हम यहाँ पे, सल्फेट कर दें यहाँ पे, ठीक है। ये एरोजोल पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर बना दे सल्फेट का। अब सल्फेट का जब हम लेयर बना देते हैं तो यहां पर देखिए, ये जो हम क्या, यही है, ये एरोप्लेन से ये सल्फेट का लेयर हमने बनाया है, तैयार किया है। तो सन रेडिएशन जब यहां आएगा इस कण पे, ये पार्टिकल, छोटा सा जो पार्टिकल है, उस रेडिएशन को वापस से रिफ्लेक्ट कर देगी। तो ऐसा क्या करेंगे हम, सल्फेट क्या करेंगे, मिलियंस ऑफ टन में पृथ्वी के चारों तरफ हम करेंगे, ठीक है। तो जहां जहां से सोलर रेडिएशन इस पे पड़ेगा, मान लीजिए सनलाइट यहां से इस पे पड़ रहा है, यहाँ के कण पे, ये कर देगा, यहां से लाइट पड़ रहा है तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहां से लाइट जा रही है तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो आफ्टर ऑल आप देखेंगे कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है इससे कम होता जाएगा। दूसरी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यहां जो है मैरीन क्लाउड की बात की जा रही है, जो समुद्र में जो बादल बने हुए हैं उसके ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे। जब कोई ब्राइटनेस किसी चीज का बढ़ जाता है, किसी दिन आप भी अगर व्हाइट शर्ट पहन के निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कम गर्मी लगेगी। अगर आपको ये समझना है तो गर्मी के मौसम में आप ब्लैक शर्ट पहन के निकलिए, आप पसीने पसीने हो जाएंगे, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है वो कलर। और ब्राइट शर्ट पहन के निकलिए, या व्हाइट शर्ट, जो जिसमें भी, जिस कपड़े में भी ब्राइटनेस ज्यादा हो, खास करके अगर व्हाइट शर्ट है तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ ला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो क्लाउड है उसकी ब्राइटनेस को किसी तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्राइटनेस जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, इस क्लाउड का, ये बादल है, इसकी ब्राइटनेस हम बढ़ाएंगे। और ब्राइटनेस बढ़ाएंगे कैसे, कि समुद्र का जो पानी है इसमें सॉल्ट तो है ही, तो तकनीक का इस्तेमाल करके हम इस सॉल्ट को जो है इस पर छिड़काव कर देंगे, इस पे नमक का छिड़काव कर देंगे। और नमक का छिड़काव जैसे ही बादल पे होगा उसमें उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, और ब्राइटनेस बढ़ेगा तो सोलर रेडिएशन यहाँ आएगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ये बादल का यहाँ रेडिएशन आएगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका समझ लीजिए यहाँ पर कि सी फॉर्म जो है, समुद्र में सी फॉर्म बन जाता है, तो सी फॉर्म को भी बस यही करना है, उसको भी ब्राइटनेस बढ़ा देना है उसकी। तो यहां से भी सोलर रेडिएशन आएगा, तो समुद्र के पूरे सतह पे मान लीजिए जगह जगह ऐसा हो तो उसको रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा, जो फसल होते हैं हमारे, उसके जो पत्ती हैं उसका भी ब्राइटनेस हम बढ़ाएं, उस चीज को लाइटनिंग कर दें हम। एक और कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ही व्यवहारिक कॉन्सेप्ट है, कई देश तो इसे अपना भी रहे हैं, और ये एक अच्छा तरीका, सस्ता तरीका है सच कहूं तो। जैसे कि मान लीजिए ये जो रूफ है, घरों के छत हैं, तो घरों के छत को व्हाइट कलर से आप पेंट करिए, ताकि यहाँ पे रेडिएशन छत पे आए, दीवालों को भी, और ये फिर क्या हो सके, आसानी से रिफ्लेक्ट हो सके। ये पूरा खेल क्यों किया जा रहा है, इस बात को समझना है। ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, साथ में ये जो मून डस्ट, ये मून डस्ट भी इसी का एक हिस्सा है, समझना है। यही सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, इसी का एक कॉन्सेप्ट और है, मून डस्ट। ये सारा काम बस एक चीज के लिए किया जा रहा है, और वह काम है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज पर हम लगाम लगाएं। ये जो ग्लेशियर पिघल रही है, जिससे जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, उसको हम रोकें। ग्रीन हाउस गैसेस से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उस पर कैसे हम लगाम लगा सके, ये पूरा कॉन्सेप्ट ये है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरी तरह से आप सही से समझ गए होंगे। अब लेकिन देखिए, ये जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है, इससे जुड़ी हुई कुछ चिंताएं हैं। जाहिर सी बात है, काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे कुछ जुड़ी हुई चिंताएं हैं। और चिंता क्या है, समझ लीजिए कि यह चीज जो है इसको वैश्विक स्तर पे करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ समताप मंडल पे आप ये काम कर रहे हैं कि एरोजोल यहाँ इंजेक्ट करेंगे, ये सारे पार्टिकल। अब ये अर्थ है, यहाँ तो पूरे ग्लोब है, हर देश इसमें है। तो अगर मान लीजिए इंडिया करे या पाकिस्तान करे या यूएसए करे या चाइना करे, तो काम तो बनेगा नहीं। तो ये पूरे वैश्विक स्तर पे सभी देश को बैठ करके मिल विचार करके काम करना पड़ेगा, और फिर वैश्विक स्तर पे यह काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो है बिलियंस ऑफ टन में मून डस्ट डालना पड़ेगा, या जो भी एरोजोल अगर हम डाल रहे हैं, वायुयान से छिड़काव कर रहे हैं सल्फेट का, तो वह भी आपको बिलियंस ऑफ टन में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए काफी खर्चा भी लगेगा। तो वैश्विक स्तर पर सबको एक साथ आना पड़ेगा, और ये थोड़ा जटिल भी है, मुश्किल भी है। जब पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस जलवायु समझौता, तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, वो इस समझौता से बाहर हो गए थे। तो जब भी पेरिस समझौता और उससे जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ मुद्दा आता है, तो पूरी दुनिया को, जो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनका वो जो कृत्य था वो सामने आ जाता है कि उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो फेक है, रियल नहीं है, उससे बाहर हो गए। तो यूएसए जो है एक बड़ा हिस्सा जो है फंड देता है इन चीजों के लिए।
तो वो फंड आना बंद हो गया। तो अगर इस तरह की समस्याएं होगी, कुछ देश साथ नहीं आएंगे तो फिर काम कैसे बनेगा। तो एक तो है कि क्षेत्रीय प्रयास से काम नहीं चलेगा, वैश्विक स्तर पर काम करना पड़ेगा। दूसरा जो एक मुद्दा है, और यह काफी गंभीर मुद्दा है, इसमें बात की जा रही है कि संभव है कि यह जो हम मून डस्ट यहाँ डालते हैं, यह जो एरोजोल हम यहाँ इंजेक्ट करते हैं सल्फेट का, तो संभव है ये मानसून के पैटर्न को बदल दे। मानसून के पैटर्न बदलने का मतलब है वर्षा का पैटर्न बदल जाएगा, और ये बहुत घातक हो सकता है, खास करके भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एग्रीकल्चर की है वह मानसून पर निर्भर है, और मानसून के पैटर्न में यदि बदलाव आ जाता है, वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ जाता है, तो हमारे एग्रीकल्चर के लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी, भूखमरी की समस्या हो जाएगी, खाद्यान्न संकट हो जाएगा, और फिर तरह तरह के बीमारी भी और इससे उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा मसला इससे जुड़ के सामने आ जाता है। दूसरा, फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात की जा रही है। संभव है कि फसल की पैदावार कम हो सके, क्योंकि जैसे देखिए मैंने पहले ही कहा कि यह जो है एक परिकल्पना की गई है, इस पर बहुत सारे काम होना बाकी है, अभी काफी स्टडी होना बाकी है। क्या पता इसका जो कुछ साइड इफेक्ट हो, साइड इफेक्ट में फसल की पर तो बात की जा रही है कि यदि मानसून का पैटर्न बदलता है, वर्षा का पैटर्न बदलता है, तो एक चीज तो वैसे भी देखा जा रहा है कि फसल पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, खाद्यान्न संकट आ जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, प्राकृतिक और सामाजिक वैज्ञानिकों ने एसआरएम तकनीकों और शासनों के बारे में चिंता जताई है। अब यहाँ दो चीजें देख लीजिए, जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो भी, जो साइंटिस्ट हैं वो भी, उन्होंने कहा कि ये तकनीक पर सबसे पहले बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि इस तरह से मून डस्ट ला करके आप यहाँ डालेंगे, ये तकनीक बहुत महंगा होगा और कितना प्रभावी होगा हम नहीं जानते हैं। इसका पृथ्वी के स्वास्थ्य पे, उसके अर्थ के हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम नहीं जानते हैं। संभव है इसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए। और यहाँ पर ये जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, सोशल साइंटिस्ट, इनका अलग तरह का कंसर्न है। ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि यह तय कौन करेगा, इस पे आप जो काम करते हैं चलिए, तो इसको निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था तो चाहिए, और वैश्विक स्तर पे आप काम कर रहे हैं तो फिर इसकी निगरानी कौन करेगा, ठीक है, इसकी देखरेख कौन करेगा, और इसमें यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। यह भी आपको कंसर्न निकाल के लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी एक बात इनका कहना है कि मान लीजिए चीन ने ऐसा किया कि चीन के ऊपरी जो सतह है समताप मंडल का, वहां पे वो मून डस्ट डाल देता है, ठीक है। अब वहां पर चीन में अगर मून डस्ट डालता है, उसका प्रभाव मान लीजिए भारत पे पड़ता है, तो क्या चीन भारत के पर जो प्रभाव पड़ा है, वहां पे जो वर्षा का पैटर्न चेंज हो गया है, तो उसकी भरपाई चीन करेगा। मतलब भारत और चीन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताया, किसी भी देश के साथ हो सकता है, तो क्या उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा अगर वर्षा का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इन तरह की समस्याएं जो है लगातार बनी हुई है इन लोगों के द्वारा। अब मुद्दा ये होता है कि ये बात सही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमें नए नए तकनीक अपनाने ही पड़ेंगे। अभी इस पर बहुत और रिसर्च किया जाना बाकी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पे काम होगा और वैज्ञानिक और खास करके दुनिया भर के जो देश हैं, वैश्विक नेता हैं, वो एक मंच पे बैठ के इस पे बात करें, क्योंकि यह मुद्दा जो है पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है, टेक्निकल भी है और इकोनॉमिकल भी है। तो सभी एंगल से इस पे बात करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में इस पे काम नहीं किया जा सकता है, नहीं तो इसका नुकसान पृथ्वी के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पड़ सकता है। हाँ, ये जरूर है कि यह सस्ता माना जा रहा है, प्रभावी भी दिखने में लग रहा है, तो उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।